वेलकम क्लास। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जो है क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमने बहुत बार पढ़ी होती हैं, बहुत बार सुनी होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को एक क्लियर आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्टली ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशंस क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशंस को समझने के लिए हम जानेंगे इसे और डीप में इस चैप्टर के थ्रू। आई होप आप सभी उतने ही एक्साइटेड हैं इस चैप्टर को समझने के लिए जितना कि मैं हूं इस चैप्टर को सिखाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे की तरफ और जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा। आपको नहीं लगता कि बायोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है? मतलब हम बायोलॉजी से बहुत सी चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं और यही रीज़न होता है कि हम बायोलॉजी के टूवर्ड्स इतना अट्रैक्ट भी होते हैं। हमारा मन करता है कि हम बायो को पढ़ें। यहाँ पर आपके सामने बहुत सुंदर सी सीनरी दिखाई हुई है। पहाड़ियाँ हैं, हवाएं चल रही हैं, बादल हैं और साथ ही इतना सुंदर सा समुद्र भी है। आप सभी का मन कर गया होगा कि आप लोग भी छुट्टियों पर चले जाएं एक हिल स्टेशन पर, कुछ ऐसे ही माहौल को वहाँ पर भी जाके आप लोग एंजॉय करें। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि अभी आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं। एक बार अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद में फिर अच्छे से छुट्टियाँ मनाकर आना। तो हम लोग तो नेचर की खूबसूरती में ही मग्न हो गए थे। वापस आइए और जानते हैं कि हम लोग एक्चुअल में यहाँ पर क्या पढ़ना चाह रहे थे। तो चलिए हम यहाँ पर जानते हैं कि इस पिक्चर में क्या बताने की कोशिश की गई है। हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे, बादल, जानवर, ये सभी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। यानी ये अकेले कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती, बल्कि इन्हें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि कैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन सभी चीज़ों के ऊपर निर्भर होती हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। इन सभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आप अपने सामने एक बहुत ही सुंदर सा जंगल देख रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ केवल एक पेड़ की तो यह है एक ऑर्गेनिज्म, और अगर मैं सभी पेड़ों की बात करूँ तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह ह्यूमन बीइंग भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म के कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हैं जैसे कि जानवर, बर्ड्स और साथ ही फिशेस, माइक्रोब्स, ये सभी ऑर्गेनिजम्स हैं। मैं जानती हूँ कि आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। इसी तरह मेरी एक दोस्त कोमल जो हम सभी के साथ यहाँ है, वो भी इसी तरह बीच बीच में कुछ सवाल पूछेगी। तो पहले उसका सवाल सुन लेते हैं। तो हाँ कोमल, बोलो। तो दिव्या, फिलहाल तो मेरे मन में एक ही सवाल चल रहा है कि हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल देख लिए हैं, लेकिन असल में ऑर्गेनिज्म होता क्या है? तो कोमल, ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल प्लांट, एनिमल या एक सिंगल सेल्ड लाइफ फॉर्म को कहते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं और साथ ही वो एनवायरनमेंट में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। बढ़ते हैं आगे अपने पहले सब टॉपिक की तरफ जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। हम अपने आसपास बहुत सी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। हमारे आसपास जो भी कुछ मौजूद होता है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, हवा हो, पानी हो, सनलाइट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, ये सभी के सभी हमारा एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं। तो हम एनवायरनमेंट के बारे में और अच्छे से जानेंगे आगे। यहाँ पर हम जानेंगे एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स के बारे में। एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स की। तो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स या दूसरे तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें एबायोटिक फैक्टर्स की, तो एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि सॉइल, सनलाइट, वाटर, विंड, ये सभी के सभी जो है एबायोटिक फैक्टर्स फॉर्म करते हैं। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर बनाते हैं हमारा environment. So, environment is the condition surrounding an organism which includes both biotic and abiotic factors. यानी environment एक ऐसी कंडीशन होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है
और उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। तो आई होप अभी तक आप सभी को ये समझ आ गया होगा कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, और साथ ही एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इस बेसिस पे आप सभी लोग एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। आप सभी ऑर्गेनिजम्स हैं और आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो आपका एनवायरनमेंट है। तो आप अपने एनवायरनमेंट में से जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स देख पा रहे हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक्स में नोट करें और सभी क्लासरूम में डिस्कस करें। तो इससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में एनवायरनमेंट क्या होता है और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और आगे इस चैप्टर में क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी तक हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी ये किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दिव्या, जिस तरीके से ट्रीज एयर, वाटर और बाकी के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, क्या इसी तरह हम ह्यूमन बीइंग्स भी एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं? हाँ कोमल, जैसे कि अभी हमने सीखा है हम ह्यूमन बीइंग्स भी एक बायोटिक फैक्टर होते हैं जो बाकी सभी एनवायरनमेंट के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर इंटरैक्शन को समझने के लिए यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर आपके सामने एक काऊ दिखाई हुई है जो कि इंटरैक्ट कर रही है इस प्लांट से। तो काऊ प्लांट से कैसे इंटरैक्ट करती है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जो काउस होते हैं उनका सोर्स ऑफ फूड क्या रहता है? प्लांट्स। तो ये प्लांट से फूड के लिए भी इंटरैक्ट कर सकती हैं। एनिमल्स को और साथ में क्या चाहिए होती है जीने के लिए? ऑक्सीजन। प्लांट्स ये ऑक्सीजन भी एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं। और कोई एग्जाम्पल सोच पा रहे हैं आप इंटरैक्शन का? जी आपने बिल्कुल सही सोचा कि प्लांट्स को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड अपना खाना बनाने के लिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आपने देखा प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में बहुत तरह का इंटरैक्शन होता है। इसी तरीके से प्लांट्स जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं सन से। आपने बिल्कुल सही सोचा है कि प्लांट्स सन से क्यों इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से इनको मिलती है सनलाइट जिससे ये बनाते हैं अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये सभी चीजें जो हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ये इंटरैक्शन एनवायरनमेंट के अंदर देखा जाता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी इंटरैक्शंस देखी जाती हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में जो भी इंटरैक्शंस होती हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी।